नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत में कई लोगों के लिए सिरदर्द बन जाता है। जी हाँ, हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि भारत में किसी किराएदार को कानूनी रूप से बेदखल करने की बिल्कुल सटीक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आखिर है क्या। अक्सर देखा गया है कि किराएदार के मकान खाली न करने पर संपत्ति के मालिक काफी परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें। तो आइए, बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए एक सीधे और बेहद आम सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, महीनों से किराया नहीं आ रहा है, तो क्या मकान मालिक गुस्से में आकर बिजली या पानी काट सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून इन आवश्यक सेवाओं को काटने से सख्ती से मना करता है। और सच कहें तो अक्सर यहीं से मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की असली शुरुआत होती है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। किराए के विवाद की शुरुआत से लेकर अवैध तरीकों, रेंट एग्रीमेंट की अहमियत, बेदखली के असल स्टेप्स, मुकदमा दायर करने का तरीका और आखिर में अदालतों के उन अहम फैसलों तक जो इन मामलों में दिशा तय करते हैं। तो चलिए सीधे पहले और दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, किराए का विवाद और दोनों पक्षों के अधिकार। देखते हैं कि ये शुरुआती टकराव किस तरह आगे की कानूनी दिशा तय करते हैं। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी है। कानून ने स्पष्ट रूप से उन कामों की एक लिस्ट तय कर दी है जिनसे मकान मालिकों को पूरी तरह बचना चाहिए। बिजली या पानी काटना, घर के ताले बदल देना, किराएदार का सामान बाहर फेंक देना या किसी भी तरह की धमकी या शारीरिक बल का इस्तेमाल करना, ये सब बिल्कुल अवैध है। ये सीधे तौर पर गंभीर उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं और कोर्ट में मकान मालिक का केस पूरी तरह खराब कर सकते हैं। यहीं पर अधिकारों का सीधा टकराव हमें देखने को मिलता है। एक तरफ मकान मालिक का अपना पैसा कानूनी तरीके से वसूलने और कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर करने का पूरा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ किराएदार को शांतिपूर्ण तरीके से रहने, पानी बिजली जैसी जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल करने और जबर बेदखली से बची रहने का कानूनी संरक्षण मिला हुआ है। ये एक नाजुक संतुलन है। और अगर ऊपर बताए गए अवैध काम होते हैं तो किराएदार बिल्कुल बेबस नहीं है। उनके पास भी बचाव के साफ रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहले तो वो 100 नंबर डायल करके सीधे पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा वो सिविल कोर्ट जाकर अपनी काटी गई सेवाओं को वापस शुरू करवाने का कानूनी आदेश ला सकते हैं। और तो और इस मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे की मांग भी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। आइए समझते हैं कि कौन से शुरुआती कदम एक संपत्ति के मालिक को भविष्य के इन सिरदर्दों से बचा सकते हैं। आपने अक्सर 11 महीने वाली लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स के बारे में सुना होगा, राइट? पर क्या आप जानते हैं कि इसे रजिस्टर कराना इतना ज़रूरी क्यों है? असल में ये एक मजबूत कानूनी ढाल की तरह काम करता है। ये आपको स्थानीय किराया नियंत्रण कानूनों की उन जटिलताओं से बचाता है जो अक्सर किराएदार के पक्ष में झुकी होती हैं और लगातार किराया न मिलने की स्थिति में एक संपत्ति मालिक को जरूरी कानूनी सुरक्षा देता है। यहाँ कानून की एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। मान लीजिए एग्रीमेंट खत्म हो गया, लेकिन मकान मालिक फिर भी किराया स्वीकार कर रहा है। इसे कानून की भाषा में टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी आपकी सहमति से एक नई महीने दर महीने चलने वाली कानूनी व्यवस्था अपने आप बन गई है। अब आते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, बेदखल करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि अपनी संपत्ति वापस पाने का सही और वैध तरीका आखिर है क्या। इस पूरी प्रक्रिया में मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 संपत्ति के मालिकों के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। ये कानून मालिकों को एक बड़ी ताकत देता है। वो उन किराएदारों से काफी अधिक किराए की मांग कर सकते हैं जो एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी जबरन मकान में डेरा डाले हुए हैं। तो कानूनी रास्ता क्या है? इन सटीक कदमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहला कदम है एक औपचारिक 15 दिन का लीगल नोटिस तैयार करना। ध्यान रहे, इस नोटिस को हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही भेजना चाहिए ताकि आपके पास डिलीवरी का पक्का सबूत रहे। इसके बाद कोई भी जल्दबाजी किए बिना उन 15 दिनों के खत्म होने का पूरा इंतजार करना होता है और अगर फिर भी बात न बने तब बेदखली की याचिका दायर की जाती है।
और हाँ, ये लीगल नोटिस कोई साधारण चिट्ठी नहीं है, इसके बहुत ही सख्त कानूनी मानक हैं। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए कि बेदखली का कारण क्या है या कितना किराया बकाया है। इसमें 15 से 30 दिनों के भीतर भुगतान की मांग होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी, आगामी अदालती कार्रवाई की स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए। यही वो दस्तावेज है जो कोर्ट में आपकी बुनियाद मजबूत करेगा। चलिए, अब 5वें हिस्से पर नजर डालते हैं, इविक्शन सूट यानी बेदखली का मुकदमा दायर करना। जब वो औपचारिक नोटिस भी कूड़ेदान में डाल दिया जाए, तब क्या करें? अदालत में मुकदमा एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया से होकर गुजरता है। शुरुआत होती है एक वकील के साथ मिलकर बेदखली याचिका का मसौदा तैयार करने से। फिर इसे रेंट कोर्ट या सिविल कोर्ट में दाखिल किया जाता है। इसके बाद अदालत किराएदार को सम्मन भेजती है। आपको सबूतों के साथ सुनवाई में जाना होता है और आखिर में जीत मिलने पर कोर्ट के बेलिफ के माध्यम से उस आदेश को असलियत में लागू करवाया जाता है। अब सवाल उठता है कि अदालत किन बातों को सही मानकर बेदखली की इजाज़त देती है। इसके कुछ पक्के और वैध कारण हैं, जैसे कि लगातार किराए का भुगतान न करना, बिना पूछे संपत्ति किसी और को किराए पर दे देना जिसे सबलेटिंग कहते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, वहां कोई अवैध गतिविधि करना, या फिर एक बहुत ही मजबूत कारण जब मकान मालिक को खुद अपने इस्तेमाल के लिए उस जगह की वाकई ज़रूरत हो। लेकिन इस सब में एक चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और वो है धैर्य। ज़रा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन औपचारिक नोटिस भेजने से लेकर 15 से 30 दिनों तक उस नोटिस पीरियड के खत्म होने का इंतजार करना, फिर अगले महीने कोर्ट में याचिका दायर करना और उसके बाद अदालती सुनवाई और अंतिम फैसले तक पहुंचने में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय आसानी से लग सकता है। अंत में छठे हिस्से की बात करते हैं, कानूनी ढांचे और कोर्ट के अहम फैसले। ये ऐतिहासिक फैसले ही हैं जो इन विवादों में अंतिम लकीर खींचते हैं। लोगों में अक्सर एक बड़ा डर होता है कि अगर किराएदार सालों से रह रहा है तो कहीं वो संपत्ति पर कब्जा ना कर लें। 2026 के सुप्रीम कोर्ट के इस शानदार फैसले ने इस गलतफहमी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक किराएदार केवल मालिक की अनुमति से संपत्ति में रहता है, इसलिए एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जे का नियम यहाँ कभी लागू ही नहीं हो सकता। एक और बहुत अहम फैसला है रामदास बनाम ईश्वर चंद्र का। ये ऐतिहासिक फैसला पूरी तरह से स्थापित करता है कि जो किराएदार किराया नहीं दे रहा है वो कानून की नज़र में सीधे तौर पर एक डिफ़ॉल्टर है। और बात एकदम साफ है, एक बार जब वो डिफ़ॉल्टर साबित हो जाता है तो कानूनी बेदखली के खिलाफ उसे मिलने वाली सारी सुरक्षा छीन जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जिस पर आप सभी को विचार करना चाहिए। क्या आपका मौजूदा रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है? और क्या वो कानूनी रूप से इतना मजबूत है कि कल को कोई विवाद होने पर अदालत में मजबूती से टिक सके? उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।